राकेश अभी ऑफिस में है और अपने काम में बिजी है कि तभी पीछे से उसके दो जिगरी दोस्त मयंक और धीरज आ जाते हैं। अरे रुक जा, कितना काम करेगा, थोड़ा आराम भी कर ले। अरे नहीं यार, आराम नहीं कर सकता, सोच रहा हूँ जल्दी से काम फिनिश कर लूं और घर चला जाऊं। क्या बात है, आजकल घर जाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है तुझे, कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसी बातें करते हो यार। अरे तू हमें बता या ना बता, लेकिन तेरी मम्मी ने हमें सब बता दिया है कि तेरा रिश्ता दामिनी से तय हो गया है परसों। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आंटी का हालचाल लेने के लिए उन्हें कॉल कर लिया, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता। और ये वही दामिनी है ना जो ऑफिस के बस थोड़ी दूर ही रहती है ना? हाँ वही है, मैं थोड़ा काम में बिजी था इसीलिए तुम दोनों को बताना भूल गया था, सॉरी यार। तो तू अपनी गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी करके उसे निहारता रहता है ना? मैंने देखा था कल शाम को तुझे। उसे निहारते ही रहता है या फिर बात भी करता है उससे? और वैसे भी परसों तो तेरी शादी तय हो ही गई है। अरे नहीं, अब तो हम दोनों बातचीत भी करते हैं। अरे मेरे लल्लू लाल राकेश, ये तो तूने बहुत बढ़िया किया। हाँ, ये राकेश तो लड़कियों से ऐसे डरता है जैसे कि लड़कियां इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन है। चलो अच्छा है, कम से कम कोई लड़की तो पसंद आई इसे। हाँ यार, मेरे मम्मी पापा की पसंद की है वो लड़की। मम्मी ने मुझे उसकी फोटो दिखाई तो मैंने भी उसे देखते ही हाँ कर दिया। वैसे दामिनी बहुत सुंदर है। वाह वाह, और झूठ बोल, तुझे भी तो पसंद थी। मुझे पता था कि तुम लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाओगे। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हो तो मेरे दोस्त। हाँ और क्या। वैसे भाभी के फादर साहब क्या करते हैं? अरे यार पता नहीं, तुम लोग से कैसे कहूँ, वो एक गरीब घर से है, उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं तो दामिनी को उनका काफी ख्याल रखना पड़ता है। अरे तो इसमें हिचकिचाने वाली कौन सी बात है तो वो इंसान ही ना, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, दामिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसके आसपास के लोग भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दरअसल दामिनी मेरी मम्मी की एक पुरानी दोस्त की छोटी बहन की लड़की है। अच्छा, मम्मी की वो दोस्त भी बहुत गरीब है लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। अब वो आंटी दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए मम्मी भी कभी कभी दामिनी के घर जाया करती थी, तभी रिश्ता पक्का हुआ। हाँ, मम्मी बोल रही थी कि जब भी मम्मी दामिनी के घर गई उन्होंने दामिनी को बस घर का काम करते ही देखा। दामिनी घर के हर एक काम में बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो है, अगर आंटी ने तेरे लिए लड़की पसंद की है तो जाहिर सी बात है कि लड़की बहुत अच्छी होगी। गुड लक राकेश। हाँ यार राकेश, हमें तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है, बस तेरी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल हो जाए। हाँ भाइयों, थैंक यू सो मच। तीनों दोस्त इस तरह गप्पे लड़ाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश के माता पिता शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। अरे वो आशा, वो जो तुमने सजावट के लिए चीजें मंगाई थी वो बराबर आ गई ना? अरे इतनी देर से तो मैं लिस्ट बना रही थी कि बहू और उसके घर वालों के लिए क्या क्या सामान लेना है। थोड़ी देर रुकिए, मैं थोड़ी देर में देखती हूँ कि सामान बराबर आया है कि नहीं। हाँ जल्दी देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। ठीक है, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब से आप काम में लगे हुए हैं। और आपने बीपी की दवाई खाई कि नहीं? अरे हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था, अभी जाकर दवाई लेता हूँ। आपको कितनी बार समझाया है, ये सब मत भूला करिए राकेश के पापा। अरे सॉरी, जा रहा हूँ ना। अरविंद वहाँ से चला जाता है, तभी उनके पड़ोस की लड़की मोना वहाँ पर आ जाती है। आंटी क्या बात है, शादी की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है? हाँ बेटा, पंडित जी ने 2-3 डेट बताई थी, जो 2-3 डेट बताई थी उनमें से 2 डेट बहुत लेट की थी, तो उनमें से हमने जल्दी वाली डेट चुन ली। अच्छा, काफी जल्दी हो रही है फिर तो। हाँ, क्योंकि दामिनी के पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए उसकी माँ भी चाहती है कि राकेश और दामिनी की शादी जल्दी हो जाए। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है, कुछ बोलने आई थी ना? नहीं आंटी। अरे तू बचपन से मेरे घर आती जाती रहती है, मुझे तेरे बारे में सब पता रहता है। चल अब बता दे कि क्या बोलने आई थी। अगर अभी नहीं बताएगी तो मैं थोड़ी देर बाद बहुत बिजी होने वाली हूँ भाई। वो आंटी, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। देख, मुझे तो पता ही था कि तुझे मुझे कुछ बताना है, बता अब। आंटी, आपको मेरी मासी याद है ना, जो बेंगलुरु में रहती है? वो आपके घर में 2-3 बार आ भी चुके हैं। हाँ, पता है, उन्होंने अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से कर दी है। उन्हें लगा कि वो गरीब लड़की उनकी खूब सेवा करेगी। हालांकि उस लड़की की पूरी छानबीन करी गई थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि किसी के मन की बात को जानना तो बहुत ही कठिन होता है। अच्छा फिर?
मासी को क्या पता था कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी और शादी के 2 महीने बाद ही उसके तेवर बदलने लगे। वो अपने पति का पैसा फालतू में खर्च करने लगी। क्या? हाँ, और ऊपर से जब मासी उसे टोकती तो उल्टा वो मौसी को ही गलत गलत बातें सुना देती और बदतमीजी भी करती। आशा मोना की बात सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। अरे तू साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है? आंटी, बस मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आप राकेश की शादी जिस लड़की से करवा रही हैं, बस वो वैसी ना हो। मोना, हम तुझे इतना प्यार देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती चली जाएगी, वो भी मेरे होने वाली बहू के बारे में। अरे तू तो उसकी 1% भी नहीं है, समझी? आंटी, आप मेरी बातों को गलत ले रही हैं, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए। चुप रहो मोना, मेरी ही गलती है जो बाहर के लोगों को इतना सर पर चढ़ाकर रखा है। चली जाओ यहाँ से मोना, और हाँ, मेरे बेटे की शादी में दिखाई मत देना तुम। शोर शराबा सुनकर अरविंद भी वहाँ आ जाता है। मोना रोने लग जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों बेवजह मोना पर चिल्ला रही हो? अजी, आप चुप रहिए, अभी आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे बेटा मत रो। बेचारी मोना बहुत रोती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं इसके बाद आशा अपने पति को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, इसीलिए कहती हूँ औरतों के बीच में मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। खैर, कुछ दिनों बाद राकेश और दामिनी की शादी हो जाती है। शादी के करीब 20 दिन बाद दामिनी की माँ महिमा और उसकी छोटी बहन स्वाति उसके ससुराल आती है। अरे समधन जी, आप आइए आइए। हाँ आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दोनों अंदर आती है। तभी दामिनी भी वहाँ जाती है और दोनों को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वैसे समधन जी, हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी घर अच्छे से संभाल रही होगी। नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं संभालती आपकी बेटी। क्या? अरे अच्छे से नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे से संभालती है। आप तो बहुत मजाकिया है समधन जी। और क्या, अपनी समधन से मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा बताइए, क्या खाएंगे आप दोनों? अरे नहीं आंटी जी, अभी हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे। हमें पता है कि आप लोग खाना 1 बजे खाते हैं, तो जैसे ही 1 बजेगा हम दोनों भी आप लोगों के साथ खाना खा लेंगे। अच्छा अच्छा। ऐसे ही सभी लोग बैठकर बातचीत करते रहते हैं। मैं भी बहुत बात करती हूँ। अच्छा, अब आप लोग अपना कमरा देख लीजिए। बहू, अपनी माँ और बहन को कमरा दिखा दो। हाँ माँ। दामिनी अपनी सास के कहने पर दोनों को एक कमरे में ले जाती है। वाह दीदी, आपका कमरा कितना बड़ा है और हर कमरे में इतने बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, मैंने तो आज तक ऐसा घर और टीवी नहीं देखा। अरे देखेगी भी तो कैसे, हमारे खानदान में किसी के पास नहीं है ऐसा टीवी और घर। वही तो, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दामिनी को इतना अच्छा पति मिल गया, और वो भी इतने पैसे वाले। हाँ माँ, देखो ना, यहाँ हर कमरों में कितनी अच्छी टाइल्स लगी हुई है और कितनी अच्छी पेंटिंग हुई है। ये पेंटिंग कितनी महंगी आती है, आपको पता है माँ? अरे बेटा, मुझे क्या पता होगा माँ, अगर हमारे घर में भी ऐसे ही एक टीवी आ जाए तो कितना अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं, एक टीवी ही तो है, और क्या। अरे तू पागल है क्या, ये टीवी कितनी महंगी होगी। अरे माँ, अभी भी आपकी इतनी ज्यादा सोचने वाली आदत नहीं गई है। खैर स्वाति, अगले महीने में घर पर इससे भी बड़ा टीवी भिजवा दूंगी। स्वाति ये सुनकर खुशी के मारे नाचने लगती है। बेटा, लेकिन लड़की के घर से कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे माँ, अब वो दिन गए। अब आप चुप रहो और यहाँ एसी वाले कमरे में बैठकर खूब ऐश करो। यहाँ तो बिल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। क्यों, सब कुछ फ्री है क्या? अरे नहीं माँ, मेरे पति है ना, वो इतना किसके लिए कमा रहे हैं, मेरे और आप लोगों के लिए तो ना। बेटा, हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो। ओफो स्वाति, अब माँ को तू ही समझा, मैं तो माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ। दीदी आप जाओ, मैं समझाती हूँ इन्हें। इसके बाद दामिनी कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ अचानक से उसकी सास आ जाती है, जो बहुत गुस्से में दिख रही थी। क्या हुआ सासू माँ, आप बहुत गुस्से में दिख रही हैं? हाँ, कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया ना? आशा थोड़ी गुस्से में दिख रही थी। वहीं दामिनी, उसकी छोटी बहन और माँ मन में यही सोच रही थी कि कहीं आशा ने कुछ सुन लिया हो। माँ जी बोलिए ना, क्या हुआ? क्या बुराइयां कर रही थी तुम दोनों यहाँ बैठकर? हाँ। दामिनी की माँ महिमा घबराकर तुरंत आशा के पास आती है। अरे नहीं समधन जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस आपके घर की और आप सबकी तारीफ कर रहे थे कि आप लोग कितने अच्छे हैं। हाँ आंटी जी, बहुत अच्छी हैं आप। हाँ सासू माँ, आप कुछ गलत मत सोचिए प्लीज। तभी आशा उन्हें तिरछी नजरों से गुस्से से देखती है। वो तीनों सहम जाती है और अचानक आशा जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे समधन जी, मैंने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया है ना? शुक्र है। हाँ समधन जी, आप तो वाकई में बहुत मजाक करती हैं, लेकिन इस बार के मजाक से हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हाँ आंटी जी, मैं भी। अरे अरे, इतना भी मत डरिए आप लोग। अच्छा बहू, मैं तुझे बुलाने आई थी, चल जरा मेरे साथ चल, कुछ काम है। हाँ सासू माँ, चलिए। दामिनी अपनी सासू माँ के साथ चली जाती है। वहीं स्वाति को दामिनी की सासू माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, ये बुढ़िया तो एकदम पागल ही है, सच में कितना ड्रामा करना पड़ रहा है इसके सामने। चुप स्वाति, पागल है क्या? अपनी दीदी की सास को कोई ऐसे बोलता है? अरे माँ, लेकिन ये भी तो देखो कि दीदी की सासू माँ कैसी है। अरे बेवकूफ है क्या? चुप, अगर किसी ने सुन लिया तो। ज्यादा मत बोला कर, अब चुपचाप रहे, समझी? माँ, आप भी ना कुछ ज्यादा ही भोली हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। आप दीदी की सासू माँ की सच्चाई नहीं देख पा रही हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, अरे ये बहुत चालाक बुढ़िया है। ये यहाँ हमें देखने आई थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं उसकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरा वहम है। इतना बड़ा घर है, छोटे मोटे काम तो निकल ही जाते हैं ना, इसीलिए वो तेरी दीदी को बुलाने आई थी बस। अरे सारे नौकर मर गए हैं क्या? देख बेटा, तू ना कुछ ज्यादा ही बोलती है। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरे ज्यादा बोलने की वजह से कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा माँ, आज के जमाने में चुप बैठना सही नहीं होता है। अच्छा ये सब छोड़िए, अब चलिए टीवी ऑन करते हैं और टीवी देखते हैं। जरा हम भी तो देखें कि इतने बड़े टीवी पर मूवी देखना कैसा लगता है, वो भी आराम से महंगे वाले बिस्तर पर लेटकर एसी की हवा खाते खाते। चलो चलो, अरे चलो माँ, अब दुखी मत हो, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। और दोनों माँ बेटी बड़े से टीवी में आराम से बैठकर मूवी देखने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ आशा आती है। स्वाति धीरे से अपनी माँ से कहती है, लो फिर से आ गई कबाब में हड्डी। स्वाति चुप, अंदर आइए समधन जी। आशा अंदर आती है। मैंने कहीं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? अरे नहीं नहीं समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये आप ही का तो घर है। वहीं स्वाति आशा को देखकर मुंह बना रही थी, मन ही मन उसे कोस रही थी। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछने आई थी कि आप दोनों आज रात को खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? अरे समधन जी, आपका जो मन है खिला दीजिए, उसमें क्या है। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा नहीं होता, आप लोग हमारे खास मेहमान हैं, इसीलिए खाना तो आपकी पसंद का ही बनेगा आज। तभी झट से स्वाति बोलती है, हाँ आंटी, आज खाने में कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और घी के पराठे बनवा दीजिए। चलो अच्छा है, स्वाति ने बोल तो दिया, वरना समधन जी आप तो बोल ही नहीं रही थी। अच्छा तो ठीक है, मैं अब रामू को बोल देती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाना है। जी समधन जी। इसके बाद आशा वहाँ से चली जाती है। स्वाति, तू बीच में क्यों बोली? मैं बात कर रही थी ना समधन जी से। अरे माँ, मेरी मूवी निकली जा रही थी और आप दोनों की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जवाब दे देती हूँ। और वैसे भी मुझे उस बुढ़िया की बोरिंग बातें नहीं सुननी माँ। स्वाति, मैंने कहा ना कि उन्हें ऐसे मत बोलो। अरे माँ, आप भी ना यार बहुत पकाती हो कभी कभी। चलो मूवी देखते हैं। ये देखो, हीरो भी मर गया। अब कैसे मरा ये तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं आप दोनों की बोरिंग बातें सुनने में बिजी थी। चलो अब मूवी देखते हैं। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अरे मुझे सुधरने की कोई जरूरत नहीं है माँ, चलो अब मूवी देखो आप। इसके बाद दोनों फिर से मूवी देखने में बिजी हो जाते हैं। खैर 4 दिन बीत जाते हैं। अभी तक दामिनी की माँ और बहन उसके ससुराल में ही थी। अच्छा स्वाति, चल अब जाने का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ दीदी। दरअसल आज दोनों बहनें अपनी कुछ पुरानी सहेलियों से मिलने जा रही थी, तो थोड़ी देर में दोनों बहनें तैयार हो जाती है। टाइम से घर आ जाना बच्चों। हाँ जी। और स्वाति मुंह बनाकर अपनी बहन के साथ वहाँ से निकल जाती है। ड्राइवर चलो। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है और सीधे एक मॉल में रोकता है। दोनों बहनें कार से उतरकर मॉल के अंदर एंट्री करती है, जहाँ पर उन्हें उनकी पुरानी 3 सहेलियां मिल जाती है। उनमें से एक सहेली सोनम थी, जो काफी अमीर है। वाह यार दामिनी, स्वाति, तुम दोनों तो बहुत ही अमेजिंग लग रही हो। हाँ वाकई में तुम दोनों की ड्रेस तो काफी महंगी लग रही है। हाँ कमाल की लग रही है दोनों। हाँ वो तो लगेंगे ही, इतने अच्छे पति जो मिल गए हैं मुझे। हाँ दिया और करिश्मा अभी तुम्हारे पति के बारे में बता रही थी मुझे, बोल रही थी तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। हाँ, और ये भी बताया होगा कि दीदी के पति कितने अमीर हैं। हाँ वो तो है, सरकारी बाबू जो है। हाँ यार, काश हमें भी दामिनी के पति जैसा कोई मिल जाए। अरे मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ यार, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सोनम। अच्छा दामिनी, तेरे तो बहुत मजे होंगे यार। हाँ मजे तो बहुत है मेरे, बस समझ ले मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है। अब किसी चीज की टेंशन नहीं है मुझे, और अब तो मुझे पहले की तरह काम की भी टेंशन नहीं है।
हाँ यार, अच्छा है, तुम तो बहुत लकी हो, लेकिन क्या करें, हमें तो काम करना ही पड़ता है। वैसे सोनम बुरा मत मानना, तुम्हारे पति इतना कमाते हैं तो तुम नौकरी क्यों करती हो? छोड़ दो ना नौकरी, अरे एंजॉय करो घर में। अरे नहीं यार, मेरे मॉम डैड ने मेरी पढ़ाई में बहुत पैसे लगाए हैं और वैसे भी दिन भर घर बैठकर करना ही क्या है, और मुझे अपने करियर पर भी तो फोकस करना है, इसीलिए मैं जॉब करना पसंद करती हूँ। हाँ, और ऐसा नहीं है कि घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन यू नो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ वो तो है, सबकी अलग अलग सोच है भाई। हाँ, सभी मेहनत करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर कोई जॉब करने वाली लेडी हो। वो तो है। खैर दोस्तों, ये देखो डायमंड रिंग मेरे पतिदेव ने मुझे दिया है। वाह, ये तो काफी बड़ी डायमंड रिंग है। मेरे पति ने भी मुझे डायमंड रिंग दी थी, लेकिन इतना बड़ा डायमंड नहीं दिया था। तुम्हें तो बहुत ही बड़ा डायमंड मिला है दामिनी। हाँ, मैंने तुम्हारी डायमंड रिंग देखी थी, वो थोड़ी छोटी थी। वाह यार, सच में ये रिंग तो बहुत ही सुंदर है। मैंने तो कभी रियल में भी डायमंड रिंग नहीं देखी थी, और मुझे तो अभी तक किसी ने सोने की अंगूठी भी नहीं दी है। अरे चिंता मत कर, किस्मत की बात है, तुझे भी अच्छा पति मिल सकता है। हाँ यार। अच्छा तो ये बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? सारा बिल तू पे करेगी क्या दामिनी? हाँ और क्या भाई, मुझे इतना अच्छा पति मिला है तो उस खुशी में अगर मैंने तुम लोगों को कुछ खिला दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और क्या, आप लोग भी बस एंजॉय करिए। ओके भाई, हम तो तैयारी बैठे हैं। इसके बाद दामिनी वेटर को अपने पास बुलाती है और वहाँ के सबसे महंगे महंगे फूड आइटम्स को ऑर्डर करती है। यार दामिनी, बिल तो बहुत ज्यादा आने वाला है। अरे सोनम, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर बिल 20,000 भी आएगा ना तो भी मैं चुटकियों में भर दूंगी। अच्छा, वाह वाह, ये हुई ना बात। हाँ यार, ऐसी दोस्त तो सबको मिले। इसके बाद वेटर धीरे धीरे सारा खाना लेकर आ जाता है। चलो खाओ अब। हाँ, और सभी लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद वेटर वहाँ आता है। मैडम, ये रहा आपका बिल। सिर्फ 13,000? मैंने तो सोचा था 20,000 का बिल आएगा। इसके बाद दामिनी पर्स से 13,000 रुपए निकाल कर वेटर को दे देती है। वेटर पैसे ले लेता है। रुको, ये लो आपकी टिप, 1,000। वेटर बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। यार माना कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन तू फिजूल खर्च मत कर यार। अरे सोनम, तुम भी तो हम सबको पहले खाना खिलाया करती थी ना, बस समझ लो ये उसका रिटर्न है। लेकिन दामिनी, मैं इतना महंगा खाना नहीं खिलाती थी। अरे सोनम, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे लेक्चर मत दो। सोनम चुप हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद सोनम उठ जाती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा ऑफिस का एक अर्जेंट काम फिनिश करना है। बाय फ्रेंड्स। ओके बाय। सभी सोनम को बाय करते हैं और सोनम वहाँ से चली जाती है। तुम लोगों ने देखा सोनम को मुझसे कितनी जलन हो रही थी? हाँ यार, चल छोड़ उसे, तू एंजॉय कर। और क्या दीदी, जस्ट एंजॉय। इसके बाद सभी मॉल में खूब एंजॉय करते हैं। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं और स्वाति अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है। तभी इसके 20 दिन बाद आशा गुस्से से अपनी बहू को बुलाती है। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सासू माँ, क्या सुना आपने? जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो तुम? अब इनको क्या हो गया? आशा बहुत गुस्से में थी तो दामिनी अपनी सासू माँ को ऐसे देखकर थोड़ी डरी हुई थी। तो दामिनी के पूछे जाने पर आशा गुस्से से उसे जवाब देती है, मैं अभी मॉर्निंग वॉक से आ रही हूँ, वहाँ मुझे हमारी पड़ोसी कविता मिली थी और उसने मुझे सब बता दिया है। ओ अच्छा, तो उन्होंने आपसे कुछ कहा है? अरे माँ जी, आप नहीं जानती उन्हें, वो एक अच्छी औरत नहीं है, हम लोगों से बहुत जलती है। वो हमसे ज्यादा अमीर है, भला उन्हें हमसे क्या जलन होगी? उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तू अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी दूसरे पर फालतू का इल्जाम मत लगा। पर माँ जी, आप उनकी बात पर यकीन कैसे कर सकती हैं? वो झूठी है। वैसे वो बोल रही थी कि तुम 2 दिन पहले घर के बाहर सड़क के किनारे कूड़ा फेंक रही थी। जब उन्होंने तुम्हें मना किया तो तुम उनसे बेवजह लड़ने लगी। आंटी झूठ बोल रही है, मैं उनसे नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो ही मुझसे लड़ रही थी। और हाँ, मैं सड़क के किनारे कूड़ा फेंकने गई थी, लेकिन वो कूड़ा ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा ही था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहू, कूड़ा कूड़ा होता है, थोड़े थोड़े कूड़े से ही तो कूड़े का बड़ा ढेर बन जाता है। और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि ये हाई क्लास सोसाइटी है, यहाँ पर लोग बाहर कूड़ा बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। अरे कम से कम फेंकने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं तुम्हें बता देती कि उस कूड़े का क्या करना है। अरे माँ जी, अगर मैं छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछने लगूंगी तो हो गए फिर घर के सारे काम। और हमारे मोहल्ले में तो ऐसे ही करते थे, जहाँ भी खाली जगह देखते थे लोग कूड़ा फेंक देते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। ये कोई मोहल्ला नहीं है बहू, पता नहीं जरा सा कूड़ा फेंकने से उन आंटी को क्या दिक्कत हो गई
कि वो तो मुझसे लड़ने ही आ गई। तुम झूठ बोल रही हो बार बार, और कह रही हूँ ना कि ये कोई तुम्हारे मोहल्ले जैसा मोहल्ला नहीं है। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, वो आंटी आपको सारी बातें झूठ बता रही है। बहू तुम बहुत ही जिद्दी हो। अगर तुम्हारी गलती पकड़ी गई है तो तुम्हें अपनी गलती को कबूल करना चाहिए, ना कि तुम्हें बहस करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप चाहे जो भी बोल लीजिए, लेकिन जो सच है वो सच है। वो कविता आंटी बेवजह आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन सासू माँ प्लीज आप मेरी बात सुनिए ना, कि मैं तो आपकी बहू हूँ ना। सुनो दामिनी, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझी? जी ठीक है, नहीं होगा, जाओ अब। दामिनी अपने कमरे में चली जाती है और खुद ही गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। एक तो दिन भर इस बुढ़िया की सेवा करो और ऊपर से इसके नखरे झेलो। एकदम मूड ही खराब कर दिया इसने तो मेरा। आज मेरा फिल्म देखने का प्लान था, अब पता नहीं वहाँ पर मेरा मूड कैसा रहेगा। चलो जरा स्वाति को कॉल लगाती हूँ और अपना मूड फ्रेश करती हूँ। इसके बाद दामिनी स्वाति को कॉल लगाती है और अपनी सासू माँ की खूब बुराई करती है। खैर शाम हो जाती है और दामिनी जल्दी से सब्जी बना देती है। अच्छा माँ, सब्जी रेडी है, अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन और सहेलियों के साथ। हाँ जाओ, अब तुम जा ही रही हो तो तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। इसके बाद दामिनी जल्दी से तैयार होती है और अपना पर्स उठाकर वहां से निकल जाती है मूवी देखने के लिए। उस दिन दामिनी अपनी सहेलियों के साथ खूब एंजॉय करती है। वहीं दूसरी ओर आशा को अपनी बहू का ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे देख रही हूँ बहू बहुत बदलती जा रही है। मुझे अपने बेटे से इस बारे में बात करनी होगी। खैर करीब 1 घंटे बाद राकेश घर आ जाता है। राकेश थोड़ा फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर हॉल रूम में बैठता है। तभी आशा वहाँ आती है। बेटा फ्रेश हो गया तू? हाँ माँ। अच्छा बेटा, सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना माँ। वो बेटा बहू है ना। और इस तरह आशा अपने बेटे को दामिनी की सारी बात बता देती है। बेटा देख, मैं तेरी पत्नी को घूमने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम से घर आ जाया करे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आपको तो पता है ना, दामिनी गरीब घर से है, इसलिए उसे इन सब चीजों का कभी सुख नहीं मिला। और अगर हमारी वजह से उसे इन सब चीजों का सुख मिल रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात है? माँ, वो अब आपकी बहू है, बहू, थोड़ा उसे भी एंजॉय करने दीजिए। हाँ बेटा, वो तो सही है, मैं उसे एंजॉय करने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी चीज की जाए तो उसे लिमिट में की जाए। अब आप सास बहू वाला खेल मत खेलने लग जाना उसके साथ माँ। वो तो बस लाइफ को एंजॉय कर रही है, उसे एंजॉय करने दीजिए माँ, और कुछ नहीं। और हाँ माँ, आप भी अपनी बहू के साथ एंजॉय कर लिया करिए कभी कभी। आप भी घर में बैठकर बोर हो जाती होंगी। नहीं बेटा, मुझे घूमने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं। अरे माँ, आप ना ज्यादा मत सोचो, सब एक्सीलेंट है। ठीक है। और हाँ माँ, रही बात कविता आंटी की, तो मैं दामिनी की तरफ से उनसे माफी मांग लूंगा। तू इन बातों को मजाक में मत ले बेटा। अरे माँ, बेवजह ज्यादा सोचकर अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? प्लीज आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं। और आशा अपने कमरे में चली जाती है। अरविंद देखता है कि आशा परेशान है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता है तुम बहू की वजह से थोड़ा दुखी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, इतना मत सोचो। और मैं कर भी क्या सकती हूँ। खैर करीब 2 घंटे बाद दामिनी घर लौटती है। घर आते आते उसे आज 11 बज गए थे। राकेश थोड़ा मॉडर्न ख्यालों वाला था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस जो होगा राकेश खुद देखेगा। हाँ चुप रहो तुम। दामिनी के सास ससुर कुछ नहीं बोलते। क्या बात है, आज तो सासू माँ ने मुझे कुछ बोला नहीं। लगता है मेरे पतिदेव ने उन्हें समझा दिया होगा। चलो अच्छा है, बाकी में मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, नजर न लगे। दामिनी अपने कमरे में राकेश भी वहीं था। आई एम सॉरी राकेश, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? क्यों? वो मैं घर थोड़ा लेट आई ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, यही तो तुम्हारी उम्र है एंजॉय करने की। छोटी छोटी बातों के लिए माफी मत मांगा करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर दामिनी अपने हाथों से अपने पति की नजर उतारती है। हाय, नजर न लगे आपको किसी की। मुझे भला किसकी नजर लगेगी? अरे नहीं जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए लोग आपको नजर लगाते रहते हैं। वो तो है, अच्छा तो मैं बहुत हूँ। अरे हाँ, वैसे आज तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। मतलब एकदम कड़क ना? हाँ वही, तुम्हारी लैंग्वेज बड़ी अजीब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, थक गई होगी। हाँ, आप भी सो जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। तो इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन दामिनी स्वाति को कॉल लगाती है। दीदी
आई एम सो हैप्पी। मैंने तो आपसे सिर्फ बड़े वाले टीवी के लिए कहा था, लेकिन आपने तो घर में टीवी के साथ एसी भी भिजवा दिया। अरे तुम लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। तुम लोग देखते जाओ, अभी मैं घर में क्या क्या भिजवाती हूँ। तुम लोग बस एंजॉय करो, एंजॉय। कसम से दीदी, आपकी वजह से हम लोग वाकई में खूब फल फूल रहे हैं। हाँ वो तो है। और सुन, वो जो तू फोन का बोल रही थी ना, वो फोन मैं तुझे 2-3 महीने के बाद दिलवाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ा रुक जा। अरे कोई बात नहीं दीदी, अगर आप 4 महीने बाद भी मुझे वो फोन दिलवाएंगी ना, तो भी मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। बहुत महंगा फोन होता है वो। हाँ वो ई फोन ना। ई फोन नहीं, आईफोन। हंस ले अपनी दीदी की अंग्रेजी पर। क्या करूं, बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमेशा काम ही करना पड़ा। तुझे तो कम से कम पढ़ने को मिला, इसीलिए तुझे काम चलाओ अंग्रेजी तो आती ही है। अरे दीदी, काम चलाओ अंग्रेजी नहीं, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है मुझे। आप भी ना अपनी बहन की बेइज्जती कर रहे हो। अरे बुरा मत मान यार। अरे नहीं दीदी, मैं भी मजाक कर रही हूँ। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। मैंने तो तुझे बस इसीलिए फोन किया था ताकि मैं जान लूं कि तुझे वो सामान पसंद आया कि नहीं। अरे दीदी पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है, अब आप अपना काम कर लीजिए, बाय। ओके बाय, लव यू बहना। और दामिनी फोन कट करने के बाद अपने कमरे में जाती है। कमरे में राकेश किसी से फोन पर बड़ी धीमी आवाज में बात कर रहा था। दरअसल आज राकेश की छुट्टी थी। वो तो सब ठीक है केट, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं घर में रहूं तो मुझे कॉल मत किया करो। मेरी बीवी मेरे आसपास ही रहती है। ये बात सुनकर दामिनी बिल्कुल चौंक जाती है। क्या? ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं इनका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? हे भगवान, ऐसा ना हो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। दामिनी बहुत परेशान हो जाती है और मन में न जाने क्या क्या सोचने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं उस लड़की की आंखें नोच लूंगी। बड़ी आई, मेरे पति के साथ गुलछरे उड़ाने वाली। हाँ, मैं पहले तो इस लड़की का पता लगाऊंगी। दामिनी जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करती है और थोड़ी देर में राकेश फोन कट कर देता है। तभी दामिनी दरवाजा खटखटाती है। हम आ गए, क्या कर रहे थे आप? अरे दामिनी, तुम कब आई? अजी बस अभी आई थी। मैं ये देखने आई थी कि कहीं आपको कुछ चाहिए तो नहीं। अरे हाँ, एक कप कॉफी बना दो प्लीज। ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। इसके बाद दामिनी किचन में जाती है और कॉफी बनाते हुए सोचने लग जाती है। राकेश जी, चाहे आप मुझसे जितना भी छुपा लीजिए, लेकिन हम उस लड़की के बारे में पता लगाकर ही रहेंगे। इसके बाद दामिनी अपने पति को कॉफी दे देती है और दरवाजे के बाहर कान लगाकर फिर से अपने पति की बात सुनने की कोशिश करती है। अभी तो किसी से बात नहीं कर रही है, स्वाति से बात करके बताती हूँ सब। तभी दामिनी अपनी बहन स्वाति को कॉल करती है और उसे भी सारी बात बता देती है। अच्छा, तो कौन है वो लड़की जिसकी शामत आई है, जिसने हम जैसे लोगों से पंगा लिया है? चिंता मत करो दीदी, उसका तो हम लोग वो हाल करेंगे कि वो अपनी शक्ल आईने में भी देखना पसंद नहीं करेगी। हाँ बहन, करना ही पड़ेगा। तो इस बात को करीब 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात चुपके से दामिनी राकेश के फोन से उसका नंबर ले लेती है। 3 दिनों में दोनों बहनें जैसे तैसे करके उस लड़की का पता लगा लेती हैं। चल, इसी मॉल में है वो मैडम, मैंने कॉल पर भी सुना था कि आज ये दोनों इसी मॉल में मिलने वाले हैं। अच्छा, बहुत स्मार्ट हैं आप तो। हाँ, और भी पता लग सकता था, लेकिन तेरे जीजा जी ने अपने व्हाट्सएप पर लॉक लगा रखा है। लेकिन मैं भी कम चालाक नहीं हूँ। हाँ दीदी, चालाक तो तुम बहुत हो। चलो अब चलते हैं, पहले इसको सबक सिखाते हैं। केट एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी दोनों बहनें केट के पास आ जाती है और उसे घूरने लगती है। हेलो, आप कौन? पहले तू बता कि तू कौन है और तू राकेश जीजू को कैसे जानती है? पहले तो आप मुझसे सही से बात करिए, और मैं आपको क्यों बताऊं कि राकेश मेरा क्या लगता है? हाँ, बड़ी आई, ना बताने वाली। तुझे पता है मैं राकेश की पत्नी हूँ। राकेश की पत्नी? ओह, मैंने आपकी फोटो देखी हुई है, मुझे तो दूर से लग ही रहा था कि आप राकेश की पत्नी हैं। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ए, सॉरी ना वॉरी, पहले तो तू ये बता कि तू मेरे पति से बात काहे को करती है? अच्छा, मैं समझ गई, आपको गलतफहमी हुई है, मैं सब क्लियर करती हूँ। लेकिन पहले प्लीज आप जरा आराम से बात करिए, यहाँ आसपास के लोग हमें ही देख रहे हैं। ए देख, ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत कर, वरना एक जोर का लाफा लगाऊंगी ना तो सारी अकल धरी की धरी रह जाएगी तेरी। हाँ, आई कैन नॉट बिलीव दामिनी जी, राकेश तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि आप बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। दीदी, ये ऐसे नहीं बताएगी, इसे तो यही मारना होगा। शट अप, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रही है तू। हाँ रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
मैं राकेश की सिर्फ दोस्त हूँ। मैं तो 10 दिन पहले ही इंग्लैंड से वापस आई हूँ। अरे जा जा, किसको बेवकूफ बना रही है? मैं क्या कल ही पैदा हुई हूँ? तेरे से ज्यादा जानकारी रखती हूँ। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। और तभी दामिनी गुस्से में पास के एक टेबल पर रखे हुए केचप की बोतल को उठाती है और सारा केचप केट के ऊपर छिड़क देती है। ओ गॉड, नो! जैसे को तैसा। ये आपने बहुत गलत किया है। अच्छा ही किया चुड़ैल। जो लड़कियां दूसरों के घरों को बिगाड़ने की कोशिश करती है ना, उनका ऐसा ही हाल होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो शुक्र मना मैंने तुझे तमाचे नहीं मारे, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुझे धड़ाधड़ 4-5 तमाचे तो मार ही दूं, यहाँ सबके सामने, ताकि तू शर्म के मारे ऐसा कदम आगे कभी ना उठाए। तभी वहाँ एक औरत उठकर आती है। उसका नाम नैन्सी था। अरे क्या बात है, तुम सब ये क्या तमाशा कर रहे हो? अरे ओ बुढ़िया, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम से काम रख, समझी? निकल। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? रहने दीजिए आंटी, आप इनके बीच में मत पड़िए, वरना ये दोनों आपको भी पता नहीं क्या क्या कह देंगी। वो तो कहूंगी ही, जो तेरा साथ देगा उसको तो और कहूंगी। बुढ़िया कहेंगी। और तू ही तो है बेशरम और बेहया। हाउ नॉनसेंस यू आर। चल हट। और हाँ, अगर आगे से मेरे पति से बात करने की कोशिश भी की ना, या फिर उनके आसपास से भटकने की कोशिश की, तो समझ लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ, आज का डेमो देखकर तो तू समझ ही गई होगी कि हम आगे क्या कर सकते हैं। चलो दीदी। तभी दोनों वहां से चली जाती हैं। जा बेटा, बाथरूम में जाकर पहले तू खुद को साफ कर ले। हाँ आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू प्लीज ऐसे गवार लोगों से दूर रहा कर। आंटी। अच्छा बेटा, जाओ अब। तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ की शॉप से एक नई टी-शर्ट लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। इसके बाद नैन्सी मॉल से एक नई टी-शर्ट खरीदकर केट को दे देती है। वहीं दूसरी ओर केट को डांटने फटकारने के बाद दामिनी बड़ी खुश होकर अपनी बहन और सहेलियों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खूब एंजॉय करती है। वहीं आज दामिनी की दोस्त दिया का जन्मदिन भी था। ये ले दिया, तेरा बर्थडे गिफ्ट। वाह यार, ये रिंग तो बहुत महंगी लगती है। और क्या, पूरे 45,000 की है। अरे तू भी क्या याद रखेगी मुझे, रख लो। थैंक यू सो मच यार दामिनी। और दिया दामिनी को गले लगा लेती है। खैर, बहुत देर तक वहाँ एंजॉय करने के बाद दामिनी घर पहुँचती ही वो देखती है कि घर में नैन्सी और केट आई हुई है। अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? इन्हें देखकर हैरानी हो रही है तुम्हें? हाँ माँ जी, आपको नहीं पता ये लोग कौन है? हाँ, सब कुछ तो तुमको ही पता है। तुम्हें तो पूरी दुनिया के सभी लोगों के बारे में पता होता है कि कौन कैसा है ना? हाँ माँ जी, मेरी बात सुनिए। ये चुप हो जाओ दामिनी, चुप हो जाओ। आज तुमने हमारी बहुत बदनामी करवाई है। इन दोनों ने हम सबको सारी बातें बता दी है। माँ जी, आपने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन मेरी भी तो बात सुनिए। दामिनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मॉल में केट के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, अरे केट से मिलने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि आखिर केट है कौन। बेवजह शक के कारण तुमने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। केट मेरी बचपन की दोस्त है, बस। हाँ बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पता है ये कौन है? ये है नैन्सी पाटिल, जो हमारे घर से 5 घर दूर रहती है। इन्होंने हमें बताया कि तुमने केट के साथ कितनी बदतमीजी की। लेकिन ससुर जी, ये लड़की मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। तो क्या दामिनी, तुम्हें अपने पति पर इतना भी भरोसा नहीं है? अगर वो झूठ बोल रही है तो क्या मैं भी झूठ बोल रहा हूँ? नहीं राकेश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जरूर इस लड़की ने ही आप पर डोरे डाले होंगे। अब खामोश हो जाओ, बहुत ज्यादा बोल लिया तुमने दामिनी। आज तुमने वहाँ सबके सामने ड्रामा करके हमारी इज्जत ही उछाल दी। तुम्हारी वजह से मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम्हें पता भी है? देखिए राकेश जी, ये सब मैंने आपके और मेरे रिश्ते को बचाने के लिए किया है, और मेरे ख्याल से ये कोई गलत काम नहीं है। और रही बात इस लड़की की, तो इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देख लीजिए आशा जी, अभी भी आपकी बहू आप लोगों को ही जवाब दे रही है। बहू चुप हो जाओ और केट से माफी मांगो, अभी के अभी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा माफी मांगो। नहीं माँ जी, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। और ये कहकर दामिनी अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। नैन्सी जी, केट, हम लोग अपनी बहू की तरफ से माफी मांगते हैं। प्लीज माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं अरविंद अंकल, इसमें आप सबकी क्या गलती? सारी गलती तो आपकी बहू की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ राकेश। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। खैर, इस तरह राकेश को और उसके परिवार वालों को पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर, इस घटना के कुछ दिन बाद अचानक से आशा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर पड़ जाती है।
अरे बहू जरा पानी पिला दे तो। दामिनी कहाँ है, आ तो जरा। वहीं दामिनी अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर बहुत गुस्सा होती है। हाँ, उस दिन तो बड़ा उस गंदी लड़की का साइड ले रही थी ना, अब बुलाओ उसी लड़की को अपनी सेवा करने के लिए। मैं तो नहीं आने वाली, प्यासी मर जाए ये तो ठीक ही है। और इसके बाद दामिनी बड़े आराम से अपनी बहन को कॉल लगाकर उससे बात करने लगती है। वहीं बेचारी आशा बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठकर पानी पीने की कोशिश करने लगती है। आह आह, दामिनी आ क्यों नहीं रही, आह आह। और तभी इसी कोशिश में आशा बिस्तर से नीचे गिर जाती है। दर्द के कारण आशा चिल्लाती है, आह। वहीं दूसरी ओर दामिनी अपनी सासू माँ की चीख सुनती है। ओफो, अब क्या हो गया इन्हें, नाक में दम करके रखा है। दामिनी जल्दी से अपनी सासू माँ के पास पहुंचती है और वो देखती है कि उसकी सासू माँ बेहोश होकर जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे सासू माँ उठिए, उठिए सासू माँ। ओफो, ये कैसे हो गया, मैं तो परेशान हो गई इनसे। हाँ। तभी वहां राकेश भी आ जाता है। वो अभी बाहर से आया था। अपनी माँ का ये हाल देखकर वो घबरा जाता है। अरे देखो तो सासू माँ को क्या हो गया। माँ, दामिनी तुम जरा उधर से माँ का हाथ पकड़ो। और दोनों साथ मिलकर आशा को उठाते हैं। आशा को होश नहीं आता तो राकेश घबरा जाता है। हे भगवान, माँ को होश क्यों नहीं आ रहा है। रुकिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर उनके घर आ जाते हैं और आशा का चेकअप करते हैं। राकेश जी, आपकी माँ को ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। जरूर डॉक्टर साहब, अभी इनका शरीर बहुत वीक है, इसीलिए इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्हें अच्छा खाना पीना दो ताकि इनमें थोड़ी एनर्जी आए। जी डॉक्टर साहब, ये कुछ दवाइयां हैं, इन्हें आप अपनी माँ को टाइम पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। खैर, इस बात को कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। राकेश दरवाजा खोलता है। मासी जी, आप आइए आइए। हाँ बेटा, कैसा है तू? आशा दीदी कहाँ है? वहीं अपने कमरे में। मासी, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आकर मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटे। इसके बाद मंजरी आशा के कमरे में जाती है। अरे दीदी, आपकी तकलीफ तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। और आपकी बहू कहाँ है? उसको तो इस वक्त आपके पास होना चाहिए। अरे तुझे तो दामिनी के बारे में सब कुछ पता ही है। मैं तो गरीब बेटी को ये सोचकर अपने घर की बहू बनाकर लाई थी कि वो हमारे दुख दर्द को समझेगी और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। वही तो दीदी, कुछ गरीब लोगों का दिमाग अमीर घर में आने के बाद खराब हो ही जाता है। हाँ मंजरी, लेकिन सब ही ऐसे नहीं होते हैं। दरअसल दामिनी की मौसी मेरी दोस्त थी, उसकी एक बेटी थी, उसकी भी किसी अमीर घर में शादी हुई थी, लेकिन वो ऐसी नहीं है। ओह अच्छा, वो तो अभी तक अपना घर अच्छे से चला रही है, लेकिन पता नहीं इसको किस चीज की हवा लग गई है, सब सत्यानाश कर रही है। अरे दीदी, गरीब घर की लड़कियों का पालन पोषण बड़ी कमियों में होता है, और जब इन लड़कियों की शादी किसी अमीर घर में हो जाती है तो वहाँ की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम की जिंदगी उनका दिमाग खराब कर देती है। सही कहती हो। ऊपर से गरीब घर की लड़कियों की पढ़ाई भी उनके घर के पैसों की तंगी के चलते अच्छी नहीं हो पाती है दीदी, जिससे इनका दिमाग का लेवल अमीर घर के लोगों के बराबर नहीं हो पाता है। बात तो तू बिल्कुल पते की कर रही है बहन। काश ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती। और तभी बोलते बोलते आशा जोर जोर से खांसने लगती है। अरे दीदी, संभालिए अपने आप को, अब आप इसके पीछे मत पड़िए। हाँ बहना, इसीलिए मैंने तो आजकल उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। अरे आप लोग सीधे हैं ना, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तभी वहाँ आशा का पति अरविंद आ जाता है। अरे साली साहिब आप। जी जीजा जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। वैसे कहाँ गए थे आप अभी? अरे कुछ नहीं साली जी, जरा घुटनों में दर्द रहता है तो रोज यही कॉलोनी के पार्क में टहलने जाता हूँ बस। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। वैसे जीजा जी, आप दोनों को तो एक अच्छी बहू मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी दीदी ने तो अपनी सास की बहुत सेवा की थी, तो उन्हें भी तो बहू की सेवा मिलनी चाहिए। अब क्या कहे मंजरी जी, अच्छी बहू मिलना भी किस्मत की बात होती है आजकल। तो वे तीनों ऐसे ही दामिनी की बातें करते रहते हैं। वहीं दामिनी इन सभी की बातें दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद दामिनी चिढ़कर अंदर आती है। अच्छा सासू माँ, ये बताइए, अगर इतने दिनों से हम आपकी सेवा नहीं कर रहे थे तो कौन आपकी सेवा कर रहा था? बहू, दिखता नहीं कि तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ इनसे लड़ने आ गई? हाँ बहू, हम तुम्हें कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सिर पर चढ़ जाओगी।
आप लोग एकजुट हो गए हैं ताकि मुझे इस घर से निकाल सके। क्यों? लेकिन आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, चाहे आप लोग जो भी कर लें। बहू, लेकिन हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तू बौखला गई है क्या? लेकिन आप लोग हरकतें तो सारी ऐसी कर रहे हैं ना। चुप हो जाओ बहू, शर्म बेच कर आई हो क्या? सच में बहू, आज तो तुमने हद ही कर दी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं गरीब घर से हूँ तो मैं अपने लिए नहीं लड़ सकती। अब जमाना बदल चुका है। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे सास ससुर तुझ पर जुल्म करते हैं? अरे जुल्म नहीं करते हैं तो और क्या, मुझे दिमागी रूप से टॉर्चर तो करते हैं। ये करो वो करो, अरे दिन भर आप लोगों की सेवा में ही लगी रहती हूँ। अच्छा बहू, अगर तुम हम दोनों की दिन भर सेवा करती हो तो हर 2 दिन में बाहर घूमने कौन जाता है और कौन रात में घर लेट आता है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों को मेरे घूमने से तकलीफ है और आज तो सिद्ध भी हो गया है। चुप बहू। नहीं मंजरी, जाने दे इसे, अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं इतनी टेंशन नहीं झेल पाऊंगी। माफ करना दीदी, आप आराम करिए। दामिनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपने पति से ये सारी बातें बताती है। देखिए ना जी, माँ जी बेवजह मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा, लेकिन पहले उनकी तबीयत ठीक हो जाने दो, ठीक है? ठीक है। इसके थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं कि तभी आधी रात को अचानक से दामिनी को किसी की कॉल आती है। हेलो, कौन? अरे दामिनी, मैं पंकज। अरे पंकज तुम? लेकिन तुमने इतनी रात को कॉल क्यों की है, वो भी इतने सालों बाद? अरे यार, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है। अभी थोड़ा टाइम था तो सोचा कि चलो अपने कुछ पुराने खास दोस्तों से बात कर ली जाए। अच्छा, और बताओ तुम कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और बताओ पल्लवी कैसी है? कुछ नहीं यार, मेरा तो उससे डिवोर्स हो गया है 2 महीने पहले। अरे ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, हम दोनों के बीच सिस्टम सही नहीं बन पा रहा था, तो हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। अरे तुम लोग तो स्कूल के सबसे बड़े लवर थे। हाँ यार, लेकिन क्या करें, ये लव स्टोरी तो यहीं पर एंड हो गई। और इस तरह दोनों बातें करते रहते हैं। वहीं राकेश की भी नींद खुल गई थी तो वो इन दोनों की बातें सुनता रहता है, पर सोने का नाटक करता है। चलो पंकज, अभी मैं रखती हूँ, फिर किसी दिन बात करेंगे। जरूर, मैं इंतजार करूंगा। दरअसल स्कूल के समय में दामिनी पंकज को पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे ये बात बता नहीं पाई थी। लेकिन अब दामिनी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। 1 महीने बाद दामिनी शाम के वक्त पार्क में घूमने गई थी। अचानक पंकज उसके पास आ जाता है। अरे पंकज, तुम यहाँ? हाँ, सरप्राइज कैसा लगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आती हूँ? छोड़ो ना ये सब, तुम जाओ अब यहाँ से। ये लो, ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए, ये ले लो, फिर जा रहा हूँ। अरे पंकज, ये गुलाब का फूल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे गुलाब को अगर गुलाब नहीं दूंगा तो क्या गेंदे का फूल दूंगा? ये मजाक अच्छा नहीं है और मैं ये गुलाब नहीं ले सकती, सॉरी। लेकिन पंकज दामिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दामिनी को गुलाब का फूल दे देता है। तभी पीछे से राकेश अपने वकील मयंक के साथ वहाँ आता है। दामिनी डर जाती है। क्या हुआ, मुझे देखकर डर गई? नहीं तो वो दरअसल ये। शट अप, वैसे भी तुम्हें शर्म बची ही कहाँ है ना? डर कैसा? ये तुम क्या बोल रहे हो राकेश? तुम्हारा सारा भांडा फूट गया दामिनी, मुझे पता है कि तुम्हारे इस पंकज के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं, ये झूठ है। चुप रहो, मुझे सब पता चल चुका है। और ये रहा मेरा वकील, इन्होंने तुम दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे कोर्ट में साबित हो जाएगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और हमारा आराम से तलाक हो जाएगा। तलाक? नहीं पंकज, तुम भी तो कुछ बोलो, इन्हें बताओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पंकज कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। मैडम, अब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। राकेश जी, ये सिर्फ मेरा दोस्त है, कसम से। नहीं, तुमने भी तो मुझ पर और कैट पर इल्जाम लगाया था ना कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, मेरा यकीन करो। गड़े मुर्दे ही उखड़ेंगे दामिनी, उस वक्त तो तुम्हारी ये बात गलत थी, लेकिन अब ये तुम्हारी बात सच होने वाली है। मैं वाकई में कैट से शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ कैट भी आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, अब तुम मुझे सीधे कोर्ट में मिलना। दामिनी बहुत रोती है और राकेश के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अरे अब रो क्यों रही हो? तुमने तो मेरी माँ को भी अपना नहीं समझा। हाँ, मैं अपनी सारी गलतियाँ मानती हूँ, लेकिन राजेश जी मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ, मैं ना एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही एक अच्छी बहू, लेकिन मुझे एक और मौका दीजिए। अरे उस दिन जब माँ पानी के लिए तड़प रही थी, तब तुमने मेरी माँ को पानी तक भी नहीं दिया, और पानी ना मिलने के कारण बेचारी खुद पानी लेने लगी, और पानी लेने के चक्कर में माँ नीचे गिर गई। यही हुआ ना? मुझे माफ कर दो।
और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ की हालत एकदम बदतर हो गई थी, और तब भी तुम उन्हें ही कोस रही थी। मैंने सब सुन लिया था और तब मुझे यकीन हो गया था कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं नहीं राकेश जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे बंद करो मगरमच्छ के आंसू बहाना। दामिनी रोते हुए राकेश के पैर पकड़ लेती है और माफी मांगने लगती है। मुझे एक और मौका दीजिए राकेश जी। और तभी वहाँ दामिनी के ससुराल वाले और मायके वाले भी आ जाते हैं। उठो बहू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे। क्या सच्ची? हाँ बहू उठ जा, ये सब एक नाटक था। ये सुनकर दामिनी और स्वाति बिल्कुल चौंक जाती है। हाँ ये सब सिर्फ एक नाटक था, लेकिन याद रखना अगर तुम नहीं सुधरी दामिनी तो इससे भी बुरा हो सकता है भविष्य में। मैंने कहीं से पंकज के बारे में पता लगवाया और इससे कांटेक्ट किया और इससे हेल्प मांगी। इस प्लान के लिए पंकज बिल्कुल सही आदमी था। तभी दामिनी अपने सास ससुर के आगे हाथ जोड़ लेती है और उनके पैर छूकर माफी मांगती है। मुझे भी माफ कर दीजिए आप लोग, मैंने भी अपनी दीदी को बहुत भड़काया। इनकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने का कारण कहीं न कहीं मैं भी हूँ। हाँ, मैं भी अपनी दोनों बेटियों की तरफ से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं समधन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अब ये माफी बंद करो। अच्छा है कि दामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ सॉरी कैट। तो इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब गरीब बेटी को अमीर ससुराल राज आने लगा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके बताइएगा।